हेलो एवरीवन। ये हमारा दूसरा लेक्चर है पॉलिटी क्विज का। हम लोग 1 to 25 क्वेश्चंस देख चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन ए यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। अच्छा, ठीक है। हमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पता है कौन कौन सी थी। सबसे पहले नवंबर 1930 में हुई थी, वो थी हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर आपके पास सितंबर 1930 में हुई थी, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर थी नवंबर 1932 में, ये थी हमारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर एक सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो महात्मा गांधी ने अटेंड की थी, इसके अलावा बाकी दोनों नहीं की थी। तो थर्ड राउंड टेबल इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद में व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया। एंड ये तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के डिस्कशन थे वो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस किए गए। इसके अलावा जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको भी कंसिडर किया गया था, और इनके सबके बेसिस पे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दिस स्टेटमेंट इज ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट 1935 ने, हमको पता है, ऑल इंडिया फेडरेशन जो एस्टेब्लिश करने का ट्राई किया था, बट इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज द प्रिंसली स्टेट्स नेवर जॉइंड इट। So these both statements are right. The right of the government to impose taxes and fees is provided in which list of constitution? कौन सी लिस्ट है? सिक्स शेड्यूल हमारा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले शेड्यूल्ड जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए है। सेवंथ शेड्यूल है हमारा, इसके अंदर थ्री लिस्ट है। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर हमारे वो जो आपके वो लॉज हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ में कॉन्ट्रावेंशन में है, और उनको बचाने के लिए इसके अंदर डाल दिया गया है। 11th शेड्यूल के अंदर हमारे 29 सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो ये जो टैक्सेस एंड फीस हैं वो आपके इसके अंदर डाले गए हैं, क्योंकि हमारे एक हम देखते हैं कि लेवी करने का, कलेक्ट करने का और अप्रोप्रिएट करने का, चार चीजें। क्या चीजें? टैक्सेस, फीस, टोल्स एंड ड्यूटीज। ये चीजें जो हैं ये हमारे 11th शेड्यूल में डाली गई है। ये आपके फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो भी है, वो भी रिकमेंड करते हैं पंचायत के लिए। तो ये सिर्फ फाइनेंसेस से रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज के। तो 11th शेड्यूल रहेगा इसके अंदर। दिस शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। सेवरल स्टेट्स में देखो, इसके अंदर सिक्स तो है नहीं है, डायरेक्ट फिफ्थ है हमारा। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड के अंदर हमारे ओथ्स वगैरह हैं। सेवंथ के अंदर हमारी थ्री लिस्ट है। नाइन्थ शेड्यूल हमारा हमने देख ही लिया, नाइन्थ शेड्यूल जो कुछ लॉज को बचाने के लिए है। अकॉर्डिंग टू द बेबल प्लान, द मेंबर ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। बेबल प्लान एंड बेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये मुझे नहीं आता है, लेट्स सी इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। Consider the following statement. Article 371A to 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa. इसके बारे में भी यही स्टेट्स हैं, ये आइडिया नहीं है। इसकी कुछ ट्रिक थी, वो ट्रिक कुछ ट्रिक थी, याद नहीं है मुझे भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एनबीसीएस ए डुअल पॉलिसी बट ए सिंगल सिटीजनशिप। गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डबल सिटीजनशिप होती है, ये गलत है। ए नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। ये स्टेटमेंट हमने आगे देखा भी था कि अगर हमने किसी को नेचुरलाइज सिटीजन बनाया है तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे उसको हटा दिया जा सकता है। तो ये भी गलत है। तो वन और बचा, एक ही ऑप्शन बचा है। बट ये याद करने के लिए हमको जरूरी है कि क्या है, ये सही है गलत है। इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। शेड्यूल देखिए, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है? यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है? सैलरी, ओथ, सैलरी अलाउंसेस, ईटीसी। थर्ड के अंदर ओथ्स है। और फोर्थ के अंदर राज्यसभा सीट्स allotted to states, allocation of राज्यसभा सीट्स टू डिफरेंट स्टेट्स। तो
चेंज होगा हमारा फर्स्ट। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ये हमारा क्या प्रियम्बल है। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस। अच्छा हमारा डे पूछा है ना, 26 डे ऑफ नवंबर 1999, 1949, 26 day of November 1949. Who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution for India? ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए सबसे पहले लक्ष्मीकांत में जो लिखा है वो लिखा है एम एन रॉय के बारे में। एम एन रॉय ने 1934 में फर्स्ट टाइम पे सजेस्ट किया था, उसके बाद कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था इस चीज को। और एम एन रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे, स्वराज पार्टी इसके अंदर लिखा हुआ है, बट फर्स्ट टाइम 1934 में था। बट ये स्वराज पार्टी था या नहीं तो इसके ऊपर डाउट है। In the interim government in 1946, the vice president of the executive council was vice president of the executive council. I don't know. Which of the following statement are true in relation to constituent assembly? Assembly was based on adult suffrage. The assembly was a result of direct election. Assembly was a multi-party body. ठीक है। Assembly worked through various committees, ये भी सही है। 3 और 4 होने चाहिए। 3 4 या तो इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है। द असेंबली वाज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, नो इट वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। हमारे जो असेंबली स्टेट असेंबलीज में जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे गए थे, सो इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो थर्ड एंड फोर्थ तो आएगा ही, 1 एंड 2 नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? सिंगल सिटीजनशिप, गलत है। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल जुडिशियल सिस्टम, हमारे यहाँ पे सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोग देखते हैं इन दोनों में होगा कोई ना कोई। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल हमारा किसका है? ओथ का। फोर्थ शेड्यूल हमारा क्या है? सीट्स का। 7 शेड्यूल लिस्ट का। 8 शेड्यूल लैंग्वेज का। तो 2 1 4 3। Consider the following subjects and arrange them into sequential order as mentioned in the Constitution. Union and its territories 1 to 4. Fundamental duties 51A. Citizenship 5 से 11. Direct principle 36 to 51. So 1 1 4 1 3 4 2. Which one of the following is not correctly matched? Fundamental rights कहाँ से लिए हमने? Bill of Rights USA के। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए हम SII याद रखेंगे। स्पेनिश से आयरिश में आया था, आयरिश से इंडियन में आया था, तो आयरिश से ये भी सही है। रेसिडुअल पावर ऑफ द सेंटर एंड इमरजेंसी पावर ऑफ द इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स हमने शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली थी। रेसिडुअल पावर ऑफ द सेंटर, इन दोनों के अंदर लेट्स सी क्या आंसर है बाद में। हम लोग 30 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, 25 39 हो गए ना, 30 40 पे देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, हम लोगों को मैच करना है। हमको पता है जो हमारे 52 to 151 है वो हमारे यूनियन से रिलेटेड है। यूनियन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव है, फिर लेजिस्लेचर है, फिर जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव हमारे कहाँ से? 52 to 67 तक एग्जीक्यूटिव है। 68 to 123 हमारे लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। 124 to 147 तक हमारे जुडिशरी से रिलेटेड है। अब देखिए आर्टिकल 61 जो है हमारा वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होगा। राज्यसभा चेयरमैन से कोई मतलब नहीं है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो सकता है। रिमूवल ऑफ स्पीकर भी हटा दो, सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होंगे 61 और 67। तो ए और बी में आपका 2 और 3 ही आएगा। ए और बी में 2 और 3 ही आएगा, ये गया और ये गया। तो या तो 3 2 और 2 3, तो 4 और 1 को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सी के अंदर 4 आएगा ही आएगा और डी के अंदर 1 आएगा ही आएगा। अब ए के अंदर 2 आएगा, 1 या 3 आएगा। आर्टिकल 61 पहले हमारे प्रेसिडेंट के बारे में होगा। प्रेसिडेंट पहले जो सारे आर्टिकल्स है वो प्रेसिडेंट के बारे में है, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, फिर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो ऑब्वियसली 61 जो है वो आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो 2 3
4-1. Which of the following is not correctly matched? Public health and sanitation. Allocation of seats in the Council of State. पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में, सेंसस यूनियन लिस्ट में है। ये सेकंड शेड्यूल गलत है। ये हमारा ओथ सैलरी अलाउंसेस से रिलेटेड है। और ये वाला शेड्यूल है आपका फोर्थ शेड्यूल है। एंटी डिफेक्शन आपका 10th शेड्यूल में है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले बाद में देखते हैं हम लोग, पहले इनके सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हमने भी ये लगाया है। द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 1932 eventually led to the passing of the Government of India Act 1935 by the British Parliament. Government of India Act 1935 provided for the establishment of an All India Federation to be based on a union of the provinces of British India and the Princely States. However, the federation never came into being as the Princely State did not join it. ठीक है, सही थी हमारी रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर है इसका बी। The right of the government to impose taxes and fees is provided in entry 82 of the Union List of the 7th Schedule. This means that the Parliament has exclusive power to make laws on this subject. हमने इसमें गलती की है, हमने 11th शेड्यूल डाला है इसमें। आंसर होना चाहिए 7th शेड्यूल। The rights of the government to impose taxes and fees is provided in which list of the Constitution? Okay. ट्वेंटी 29 सब्जेक्ट्स ये कौन से हैं फिर? ये रहा हमारा 11th शेड्यूल। इसके अंदर हमारा टैक्स फीस जैसा कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली वेलफेयर, ये हमारे यूनियन लिस्ट में है। सो दिस थिंग नीड्स टू बी नोटेड। ये हमारा 2009 में आया है। द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन लिस्ट 7। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन बी। ये तो सही है, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर है हमारे। 29, 29, according to the Babel plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council was to be equal. The Babel plan was a proposal initiated by the British government to resolve the deadlock in India. It was prepared by Lord Babel, who became the Viceroy of India in 1943. The plan proposed the complete Indianization of the Executive Council with seats reserved for members on the basis of religion and caste. इसने हिंदू और मुस्लिम्स को सेम नंबर ऑफ सीट्स दे दी थी। और बेबल डिड नॉट थिंक दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ही वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द इश्यू ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसको कोई मतलब नहीं था पार्टीशन हो रहा है नहीं हो रहा, हमको कोई मतलब नहीं है। बेबल का मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क था कि एक फॉर्मूला दे इंडियन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही अप्रूव करे, दोनों ही वो उस चीज को मान जाए। तो ठीक है, ये भी हमको, दिस वाज लेस इन आवर नॉलेज, इन माय नॉलेज। तो इसको याद रखना है कि A is true, R is false. He was not concerned about, he wasn't concerned about what partition. Question number 30. Article 371A to 371I. थ्री सेवेंटी वन हम लोग देखते हैं इसमें आर्टिकल 371।
महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो हमको पता चल ही गया था, बट आर्टिकल 371 ए टू 371 आई वर इंसेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू गिव स्पेशल स्टेटस टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। बट 371 ए जो है वो तो महाराष्ट्र और गुजरात का है। अच्छा, 371 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, इसको याद रखते हैं हम। कभी भी लक्ष्मीकांत में आएगा तो ये चीज ध्यान में रहेगी कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। हमने देख लिया यूनियन एंड स्टेट्स। अच्छा, देख लिए 371 ए टू 371 जे तक। एन ए एम, नाम, नाम आसमा। एन ए एम नागालैंड, आसाम, मणिपुर। और ये आप याद रखना नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट है पहली तीन। उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है। 371 ई आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, स्पेशल प्रोविजन फॉर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा। तो 371 ए टू 371 आई, इसकी हम लोग किसी आगे के वीडियो में एक बार ट्रिक देखेंगे। ये देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 371 जो ग्रांट करता है स्पेशल स्टेटस टू सर्टेन स्टेट्स, उसको याद करने की ट्रिक। सबसे पहले आर्टिकल 371 को अलग से याद कर लीजिए। माता जी, माँ से महाराष्ट्र और जी से गुजरात। तो आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र, आर्टिकल हमारा 371 है, उसके अंदर में है महाराष्ट्र और गुजरात। माता जी से याद रखना है इसको। गुजरात उसके का बाद दिया में हुआ है। उसके बाद 371 ए से लेके जे तक को याद करने के लिए आपका ट्रिक है नाम आसमा जी के। आपने किसी लड़की से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला नाम आसमा है और जी के पढ़ती हूँ मैं। तो एन से हो गया नागालैंड जो 371 ए में, ए से हो गया असम जो 371 बी में, एम से हो गया आपका मणिपुर जो आर्टिकल 371 सी में। तो नाम से ये हो गया आसमा, आ में डबल ए है। तो पहला जो ए है यानी कि ए से आंध्र प्रदेश है 371 डी। दूसरे वाले ए से है आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी जो 371 ई में है। एस से सिक्किम है 371 एफ में जो दिया हुआ है। एम से मिजोरम है जो 371 जी में है। ए से है आपका अरुणाचल जो 371 एच में। जी से गोवा 371 आई और के से कर्नाटक 371 जे। अब याद कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे ए बहुत सारे हैं। तो ए सबसे ऊपर असम है और असम नहीं सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 371। ठीक है, नाम आसमा। तो नागालैंड, आसाम, मणिपुर। ए से आंध्र प्रदेश। दूसरा ए है आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, और ये आपका है अरुणाचल। फिर जीके है। जीके से बाकी दो स्टेट्स हैं। जीके, जी आपका हो गया मिजोरम का। जी से गोवा। और के से हैदराबाद कर्नाटक। नाम आसमा जी के। माता जी से हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है 371 के अंदर। तो ये हो गया नागालैंड का 371 ए, 371 बी और 371 सी। एन ए एम जो तीनों स्टेट्स है, नागालैंड की, आसाम की, मणिपुर की। पहले आसाम आएगा, अरुणाचल बाद में आएगा। आसमा से ए पहले, ए से
एपी आंध्र प्रदेश, फिर आसाम जो आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी है, फिर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, हैदराबाद, कर्नाटक। सो दिस वाज 371 एट से लेकर के आई तक का हमारा जो ये वाला है याद हो जाएगा। इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द यूनियन 31 हो गया हमारा। 32 बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी हो गया। 33 के अंदर कुछ कंफ्यूजन था। 33 के अंदर ये था कि at a conference held in May 1934, the Swaraj Party passed a resolution reiterating that the only course should be to convene a constituent assembly representing all sections of the Indian people to frame an acceptable constitution. This was the first time that the Indian masses heard about the demand for a constituent assembly. In several digital sources, the Congress Party in 1936 is mentioned as the correct answer, but it must be noted that the Congress Party accepted the idea of a Constituent Assembly as its official demand in its session at Lucknow 1936, presided by Jawaharlal Nehru. This was after the demand made by Swaraj Party in 1934. ये हमारा जो था 1936 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, वो कौन से सेशन में किया था? लखनऊ में। In the interim government of 1946, the Vice President of the Executive Council, Jawaharlal Nehru was the Vice President of the Executive Council in the interim government formed in 1946 under the provisions of the Cabinet Mission Plan of 1946. The interim government was a provisional government established on 2 September 1946 to assist the transition of India from British rule to independence. It consisted of 15 members representing different political parties and interests, headed by Viceroy of India as the President of the Executive Council. Jawaharlal Nehru, Vice President of Executive Council, and External Affairs and Commonwealth Relation के भी portfolio उनके पास थे. He acted as the de facto Prime Minister of India and led the interim government until 15 अगस्त 1947 when India became independent. ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 तब से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक he was the Vice President of the Executive Council. Which of the following statements are true in relation to Constituent Assembly? Option C, ठीक है. It was not based on adult suffrage. Constituent Assembly was not a result of direct election. ये इंपॉर्टेंट चीज हम लोग याद कर सकते हैं। एस राधाकृष्णन जो थे वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने थे। लेटर बिकेम द फर्स्ट प्राइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी राजगोपालाचारी वाज ए मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड हेल्ड द portfolio. He later became the last Governor General of India from 1948 to 1950. Dr. Rajendra Prasad was not a member of the interim government, but he was the president of the Constituent Assembly and later became the first president of India. तो एक मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी अगर हम लोग कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उसके अंदर ये मेंशन कर दिया एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, ये दीज वर द पार्ट ऑफ द आपके इंटरिम गवर्नमेंट, और देखने में लगता है कि उसी समय थे और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट थे, तो दे मस्ट हैव बीन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, बट दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये चीज हमको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, ये क्वेश्चन था। A federal structure, Federal Supreme Court for interpretation of the Constitution. Supreme Court of the United States has power over the entire country, but it can only pass federal laws. In India, there is only one court system. Supreme Court is in the Supreme Court and the higher court in different states. Dual citizenship is offered in USA but not in India. So 36 के अंदर इन्होंने डी दे रखा है, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Does the US Supreme Court, does the US Constitution also have 3 lists in the Constitution? ये लिख तो रहा है, the US Constitution doesn't have a direct equivalent to India's 7th schedule, which divides legislative powers union, state, and concurrent list, but it structures a specific article, particularly Article 1, and the 10th Amendment functions similarly by defining federal versus state authority with the Commerce Clause and enumerated power, creating a strong federal list.
तो नहीं है ना वहां पे, तो यही तो हमारी चीज है कि दे डू नॉट मेंटेन एनी फ्री लिस्ट बट एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा सॉल्यूशन डी सही है, इसके अंदर कुछ दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर भी 38 के अंदर भी हमारा बी है। ये भी सही है। 39 39 के अंदर हमारा रेसिडुअल पावर ऑफ द सेंटर, इमरजेंसी पावर्स का देखते कहाँ पे चली हुई है। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर हैज बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो रेसिडुअरी पावर जो है वो सेंटर के पास में है, वो हमारी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। Other features that are borrowed from the Canadian Constitution are as follows: Federation with a strong center, appointment of state governors by the center, advisory jurisdiction of the Supreme Court. Fundamental right in India has been taken from the Constitution of the US Bill of Rights, directive principles, Irish Constitution, cabinet system from the British Constitution. The concept of a union of state in the Indian Constitution has been derived from Canadian institution. अच्छा, a union of state in the Indian Constitution. और क्या है? इमरजेंसी पावर का तो कुछ लिखा ही नहीं है। इमरजेंसी पावर्स हैव बीन बोरोड कहाँ से लिखी है, हम लोग सर्च करते हैं इसको। इमरजेंसी पावर्स, ये शायद 1935 एक्ट के emergency powers in the Indian Constitution, especially concerning suspension of fundamental rights, were largely borrowed from the Weimar Constitution of Germany, while the general framework and idea of emergency provision also drew influence from the British Government of India Act 1935। तो ये इमरजेंसी पावर से जो हमने जर्मनी से लिए ये सही है, जर्मनी का बेमार कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 1935 एक्ट। और जो रेसिडुअल पावर है ये हमने कैनेडियन से ली है, तो गलत हमारा जो है वो ये है। आपका जो 40 नंबर का है इसके अंदर सी आंसर ठीक है। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 बी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बाकी 94 और 90 आपके वाइस प्रेसिडेंट इसके स्पीकर डिप्टी स्पीकर के रेजिग्नेशन वगैरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है। 41 के अंदर हमारा आंसर है सी, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42 द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, अभी अभी हमने देखा यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। Federation with a strong center is what we call a union of state. Hence, it is taken from the Canadian Constitution, that is the British North American Act. ओके, ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ये सारी जो लर्निंग्स है जो हमको इस पेपर से मिल रही है, हम लोग इनको ऐड करेंगे हमारे लक्ष्मीकांत बुक में। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टाइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या है, हमारे ओथ है। ओथ किस किस की है, ओथ है हमारी, ये याद रखो, हमारी 3 स्टेप रहती हैं किसी भी जो सिटीजन है उसको मिनिस्टर बनने तक। 3 स्टेज रहती है। सबसे पहले वो इलेक्शन लड़ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मिनिस्टर बनता है। तो ही टेक्स ओथ before contesting election. Once he becomes an MP or MLA, he takes oath of that office of MP and MLA. Once he becomes MP and MLA, he can become a minister. He can become a minister, and after becoming a minister, he takes oath of a मिनिस्टीरियल पोस्ट। तो 3 ओथ है जो एक बंदा लेता है। इसके अलावा आपके जो जुडिशरी के जो दोनों लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस प्लस कैग, ये जो है आपके इन लोग, सेम ये स्टेट लेजिस्लेचर में भी है, ये आपके हाई कोर्ट के जजेस भी हैं। ये सारे लोग की ओथ जो है वो आपके थर्ड शेड्यूल के अंदर है। तो फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर मिनिस्टर फॉर द यूनियन, ये भी आएगा। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस, ये भी आएगा। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ नहीं है इसके अंदर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, ये है। तो थर्ड वाला जो है इसके अंदर आंसर आएगा।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो तीन जिसके अंदर है उसको हटा दो। 1 to 4। कोएलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 9th शेड्यूल। IR कोएलो 2017 केस वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। In which case did the Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the Constitution? Berubari case. A citizen of India will lose his or her citizenship if he or she renounces Indian citizenship. ठीक है. Voluntary acquires the citizenship of another country. Marries a citizen of another country, इसकी वजह से आपकी citizenship नहीं जाएगी. Criticizes the government, इसकी वजह से भी नहीं जाएगी. So 1 and 2 only. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाइनेंस कमीशन आपका 280 के अंदर है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी 360 के अंदर है। ऑल इंडिया सर्विसेज आपकी 312 के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंदर है। तो ए के अंदर तो 4 हो गया, बी के अंदर 2 3 हो गया, 4 3, सी के अंदर 1 हो गया, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 47 में बी आंसर आएगा। अब 48 पे जाते हैं हम लोग। कैग का आर्टिकल क्या है हमारा? 148 है। फाइनेंस कमीशन वही 280। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323 ए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315। आर्टिकल 315 हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव 323 ए, फाइनेंस कमीशन 280 पर आर्टिकल 148 क्या हो गया आपका? 3 2 4 1, 3 2 4 1। Sixth schedule of the Constitution of India deals with the administration of tribal areas of which of the following state? Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, ये रहा। The idea of the preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of USA। हमारा जो preamble है वो सिमिलर टू यूएसए है, क्योंकि दोनों का स्टार्ट क्या होता है? बी द पीपल ऑफ इट। बी द पीपल जो है वो दोनों में सेम है। तो हम लोग बाकी क्वेश्चन देखें। हम लोग 40 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके थे। 41 41 में हमारा सी है। ठीक है, ये हमने कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A union of states in the Indian Constitution has been derived from the British North American Act. Federation with a strong center is what we call a union of state in the Indian Constitution. Hence, it is taken from the Canadian Constitution. इसको आप हम लोग लक्ष्मीकांत में ऐड कर लेना है कि नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, इसको कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह भी यूज कर सकते हैं। नाउ 43 हम लोग देख चुके हैं। 43 का आंसर सी है। मैंने ट्रिक बता दी, वो याद रखना। 44 हमारा सी है। 44 का सी हो गया। 45 हमारा ए है। पेरूबारी केस में था कि नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर केस नंदन भारती में बोला था कि है। 46 के अंदर क्या है? 46 के अंदर सी है आपका। 3 और 4 नहीं है, इसमें भी कुछ तो नहीं है। 47 के अंदर है आपका आंसर बी। 47 में भी हमको आर्टिकल याद रखने हैं सर। 48 के अंदर भी आर्टिकल याद रखने हैं, इसमें भी कोई नहीं है। 49 के अंदर 6 शेड्यूल आपका असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम से रिलेटेड है। 50 के अंदर आपका हो गया द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। So these were the 50 questions. It was a part 2 of the Indian polity quiz. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे।